छोड़ दिया। तो फिर जहाँ सीरियसनेस चाहिए, जहाँ कंसेप्ट, जहाँ दिमाग लगता है, जहाँ आपको थोड़ा सा सीरियस होना है, वो कैसे आए अगर किसी का कुछ छूट जाए। मैं बातें कर रहा हूँ ऑनलाइन वालों से जो मैसेज करते रहते हैं, ठीक है। हेलो, आपको रेगुलर होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना। और पहले से भी मैंने आपसे दो ही बातें मांगी थी, एक क्लास और दूसरा होमवर्क। और मैंने लिटरली उस दिन कहा था और आज फिर एक बार दोहरा दूं, अगर ये दोनों बातों का पालन कर रहे हैं तो देर सवेर चीजें बदल जाएंगी, नहीं कर रहे हैं तो भी बदल जाएंगी दूसरी तरफ से। हाँ या ना? प्यारे बच्चों, क्या हम रेडॉक्स पढ़ रहे थे? ऐसा मुझे कहीं से पता चला कि आप लोग बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे हैं आजकल, नोट्स वोट्स कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे मैं गेस कर रहा था। खैर, तो अगर आप नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तो घर जाके प्रॉपर लिख लिख के करते होंगे। हेलो, शायद हम लास्ट क्लास में पहले, सबसे पहले समझो चल क्या रहा है, ठीक। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एक कंसेप्ट पे, और कंसेप्ट था इक्विवेलेंट वेट का। तो मन में सवाल आना चाहिए कि सर इक्विवेलेंट वेट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होता है, कैसे होता है, एंड सो ऑन। सबसे पहला सवाल, आखिर इक्विवेलेंट वेट हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो जैसा कि मैंने पहले कहा, एक बार फिर दोहरा दूं, इक्विवेलेंट वेट पढ़ाने के पीछे का पर्पस है ताकि आपको ग्राम इक्विवेलेंट सिखा पाए। फिर एक सवाल, सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? बेटा एक मेथड है, मेथड का नाम है। जिस होता है पद्धति, मेथड, विधि, तो एक विधि है, वो मेथड है। सर किस चीज का मेथड है? वो मेथड है ऐसे न्यूमेरिकल्स को करने का जिनमें आपको रिएक्शन नहीं लिखना हो, जिनमें आपको बैलेंस नहीं करना। इसे एक बहुत सरल भाषा में समझाऊं, मैं आपसे कहूं N2+H2 से बना अमोनिया, तो शायद हर बच्चा इस सवाल को मोल कंसेप्ट से कर पाए। N2+H2 से बना अमोनिया, शायद हर बच्चा इस सवाल को मोल कंसेप्ट से कर पाए। लेकिन अगर वहीं पे मैं आपसे कह देता कि बेटा KMnO4 की रिएक्शन हो रही है ऑक्जेलिक एसिड के साथ, तो बताओ इसके इतने मोल है तो उसके कितने मोल जाएंगे या बनेंगे, एंड सो ऑन। अब इस रिएक्शन को अगर आप मोल कंसेप्ट से करने बैठे तो सबसे पहली समस्या आएगी रिएक्शन को लिखना, और फिर उससे बड़ी समस्या आएगी बैलेंस करना। और इतने में तो आपका मन ही उठ जाएगा। रहने देते हैं, हाँ या ना? ऐसे सवालों को करने के लिए एक बहुत ही प्यारा तरीका है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन उस कंसेप्ट की, उस पद्धति की, उस मेथड की जो जान है वो है इक्विवेलेंट वेट। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको उस मेथड को समझना है तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट को निकालना सीखना है। और इक्विवेलेंट वेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। कहानी हमारी फंसती है एन फैक्टर पे। मॉलिक्यूलर वेट निकालना कोई बहुत बड़ा तूफानी काम नहीं है, कोई भी जोड़ के निकाल ले एटॉमिक वेट पता हो तो। हाँ या ना? सबसे ज्यादा जो तूफानी काम है वो क्या है? एन फैक्टर है। और अगर आपने एन फैक्टर निकाल लिया है तो फिर आप आसानी से इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। अब एन फैक्टर कैसे निकालें? तो मैंने कल आपसे ऐसे कहा था कि बेटा इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है तो पूरी केमिस्ट्री में दो मेथड चलते हैं। बेटा रिवाइज करो, बेटा रिवीजन भी कराता हूं, पढ़ाता भी हूं, सुन ही नहीं रहे हो। अपने पास दो तरीके हैं, एक है क्लासिकल मेथड और एक चलता है एन फैक्टर मेथड। हाँ या ना? अगर एन फैक्टर मेथड की बात करें तो एन फैक्टर मेथड में भी दो केस चलते हैं, या तो नॉन रेडॉक्स का केस होगा या तो रेडॉक्स का केस होगा। बोलो हाँ या ना? प्यारे बच्चों, जो हमारा नॉन रेडॉक्स का केस होता है उसके लिए हमें कुछ एक रूल याद रखने होंगे, आपको समझना है। मुझे अगर आपको समझाना है एप्पल कैसे गिरता है तो उसके पीछे का कारण दिया जाएगा, ग्रेविटी समझाई जाएगी। मैं आपको कोई साइंस का घटनाक्रम नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक मैथमेटिकल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। और जब मैथमेटिकल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, एक मैथ की चीज पढ़ा रहा हूं, तो बनाने वालों ने उसको जैसे बनाया उसको वैसे समझना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा है कि अगर आपसे कहा जाए कि बेटा 2+2, तो बचपन में आपको जोड़ना सिखाया, घटाना सिखाया, बोलो हाँ या ना? अब जोड़ने में आप सर ऐसे ही क्यों जोड़ते हैं सर, तो नहीं आएगा, वो सीखना है। अच्छा ऐसे जोड़ते हैं, अच्छा ऐसे गुणा करते हैं, अरे हाँ या ना? तो वैसे ही आपको सीखना है, अच्छा ऐसे एन फैक्टर। इज दिस क्लियर? एन फैक्टर कोई प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं है कि आपको उसका फील कराया जाए, वो एक मैथमेटिकल चीज है, उसको समझना है, उस विधि को उसने बनाया तो बनाया कैसे। चलेगा। अब हम एन फैक्टर निकालने की दुनिया में कूद पड़े। फिर से मन में क्लियर हो हम एन फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट क्यों निकाल रहे हैं। अब एन फैक्टर निकालने कितने तरीके? एक है नॉन रेडॉक्स, एक है। अगर हम बात करते हैं रेडॉक्स की, तो क्या रेडॉक्स में ढेर सारे केसेस बनेंगे? शायद मैंने केस 1 पे बात कर ली थी और केस 2 पे बात कर ली थी, बोलो हाँ या ना? केस नंबर 2, N1+, क्या यही चल रहा था? दो एग्जाम्पल कराए होंगे, हाँ या ना? आखिरी पॉइंट यही था ना? उसी में एक सवाल और लिखो और फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। एक सवाल और आप सबके सामने,
AS2S3 ये किसी रिएक्शन में जाता है और बन जाता है AS2O5 प्लस सल्फेट आयन। और आपको बताना है n फैक्टर ऑफ AS2S3। आपको बताना है n फैक्टर ऑफ AS2S3। इसका n फैक्टर बताना है। स्वाभाविक सी बात है, अगर n फैक्टर बता पाएंगे तो फिर इक्विवेलेंट वेट भी बता पाएंगे। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, ये जो AS2S3 है इसका नाम है आर्सेनिक सल्फाइड। प्यारे बच्चों, जैसे ऑक्साइड बोलते ही ऑक्सीजन पे चार्ज -2 आ जाता है, वैसे ही सल्फाइड बोलते ही, ये आप सबके ध्यान दिमाग में अच्छे से क्लियर हो कि सल्फाइड बोलते ही सल्फर पे -2 आ जाता है। सल्फाइड जब भी किसी नाम में आए तो सल्फर का चार्ज अपने से कितना मान लेना है? -2। चलेगा? ये शब्द हैं, ये भाषा है केमिस्ट्री की, सीखना पड़ेगा। ऑक्साइड बोलते ही -2, सल्फाइड बोलते ही -2, और इस कंपाउंड का नाम है आर्सेनिक सल्फाइड। यानी सल्फर पे कितना चार्ज है? -2। यानी कितने सल्फर हैं? 3। तो एक सल्फर पे -2, एक सल्फर पे, और आर्सेनिक का चार्ज निकालना, तो इसे मैं क्या मान लूं? x। तो कहूंगा मैं 2x - 6 बराबर 0। बच्चा ये ना कहे -2, अरे बेटा ये सल्फर का चार्ज लिखा है, और अगर सल्फर का चार्ज -2 है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा? +3। यानी आर्सेनिक पे यहाँ कितना चार्ज है? +3। और सल्फर पे यहाँ कितना चार्ज है? -2। अब यहाँ देखो जरा, ये ऑक्साइड है मतलब -2, कितने आर्सेनिक है? 2। तो कैसे करोगे? 2x - 10 बराबर 0। यानी x बराबर कितना आएगा? +5। आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और फिर आता है आर्सेनिक। तो अगर नाइट्रोजन फैमिली का है तो रेंज कहां से कहां है? -3 से +5। तो क्या +5 तक एक्सेप्टेड है? बिल्कुल एक्सेप्टेड है। और सल्फर पे कितना चार्ज है? +6। हाँ या ना? अब मुझे निकालना है एन फैक्टर। तो सबसे पहले पहचानो केस कौन सा है। पहला केस है कि दूसरा केस है? कौन सा केस है? एक से ज्यादा एटम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। मोर देन वन, मोर देन टू, ऐसे बोल देता हूं, मोर देन टू, केस नंबर 2। मोर देन 2, केस नंबर 2। एंड देन फैक्टर विल बी N1 + N2। बोलो डन। क्या एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है? कोशिश करो, आपको ट्राई करना है, ट्राई करो। आर्सेनिक सल्फाइड, तो इसे N1 कह देता हूं, इसे N2 कह देता हूं। आर्सेनिक पे कितना चार्ज है? +3। यहां कितना है? +5। एक आर्सेनिक पे कितने का चेंज? 2 का। यहां कितने आर्सेनिक है? 2। तो 2 दूना 4, यानी N1 कितना होगा? 4। सल्फर पे कितना है? -2। यहां कितना है? +6। तो 6 और 2 8, यानी कितने का चेंज है? 8 का। एक सल्फर पे 8 का चेंज। कुल कितने सल्फर है? 3। तो बताओ मैं 8 लिखूंगा कि 8 त्रिक 24 लिखूंगा? बोलो हाँ या ना? 8 3 24, हाँ या ना? नहीं समझे? मुझे चेंज नहीं निकालना है, मुझे निकालना है टोटल चेंज। क्या निकालना है? एक बार फिर से सीखो, मेथड सीखो, विधि सीखो। जैसे कोई खाना बनाता है तो सिखाता है, देखो देखो ये पहले फ्राई किए, वैसे देखो इधर, अरे देखो कितने आर्सेनिक हैं, तो एक आर्सेनिक पे कितने का चेंज है? तो 2 आर्सेनिक पे चेंज नहीं, हमेशा लिखना है टोटल चेंज। क्या लिखना है? तो कुल जितने एटम है वो गिनना पड़ेगा। अब यहां देखो कितने सल्फर दिख रहे हैं? सल्फर के नीचे 3 लिखा है, मतलब 3 सल्फर है। हाँ या ना? और इससे आपने मोल कंसेप्ट समझा भी होगा भाई, इसे एटॉमिसिटी वर्ड बोलते हैं, राइट? तो क्या यहाँ पे 3 सल्फर है? हाँ। क्या यहाँ सल्फर -2 से +6 चला गया? हाँ। तो -6 से +2 कितने का चेंज है? 8 का। तो एक सल्फर पे 8 का चेंज, तो 3 सल्फर पे, यानी कि N2 की वैल्यू कितनी है? 24। तो बोलो ये केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2? केस नंबर 2। एंड देन फैक्टर विल बी N1 + N2 एंड द फाइनल आंसर विल बी 4 + 24। बोलो कितना आएगा? 28। सभी टेस्ट सीरीज का पसंदीदा सवाल, सभी टेस्ट सीरीज का पसंदीदा सवाल। अरे हेलो, ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। आपको तो केस पहचानना है और कंसेप्ट लगाना है और एन फैक्टर बताना है। और अगर एन फैक्टर आ जाएगा तो दुनिया वालों, क्या आप इक्विवेलेंट वेट भी निकाल लोगे? क्या इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर? क्या S2O3 का मॉलिक्यूलर वेट मैं ऐसे लिख दूं, बोलो चलेगा? और एन फैक्टर कितना लिख दूं? 28। याद रखिएगा, एन फैक्टर कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी का 1 है तो हमेशा 1 होगा। ये सब सिचुएशन होता है, ये सब कंडीशन होता है, सब परिस्थिति पे डिपेंड करता है। कैसी रिएक्शन में जा रहा, उसके साथ क्या हो रहा,
उसके बेसिस पे उसका इन्फेक्टर डिसाइड होता है। इज दिस क्लियर? आओ चलते हैं अगले केस की ओर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? कहानी सम अप कर लो, कितने केस हो गए? देख लो कॉपी में कौन कौन से थे। केस नंबर 1 क्या था? रिवाइज करो। केस नंबर 1 क्या था? बोलो, पढ़ो। केस नंबर 1, व्हेन, ठीक है, जिसका पूछा उसको देखो, उसका ए। आओ जरा केस नंबर 2, मैं से बोलूंगा। केस नंबर 2, मोर देन टू, मोर देन टू। केस नंबर 2, n1 प्लस n2 चलेगा। आओ प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले केस की ओर। थोड़ा सा फील करना है आप सबको। अब क्या होगा प्यारे बच्चों? अब कॉपी में बस केस नंबर 3 लिखना, कुछ मत लिखना। प्यारे बच्चों, अब कुछ ऐसा होगा कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल होगा। लेट्स इमेजिन A2, लेट्स इमेजिन, या ए कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर कितने एटम हैं? 2। अब इनमें से मान लेते हैं प्यारे बच्चों, एक का हो गया ऑक्सीडेशन और मान लो एक का हो गया रिडक्शन। मान लो अभी तक क्या हुआ, या तो एक का ऑक्सीडेशन या तो एक का रिडक्शन। एक से ज्यादा का ऑक्सीडेशन, एक से ज्यादा का। अब एक का ऑक्सीडेशन, एक का, कुछ समझे? नहीं समझे? क्या ये वाला 0 से +2 चार्ज बढ़ गया कि घट गया? चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना। क्या आप कहना चाहते हैं ये ऑक्सीडेशन है? क्या आप कहना चाहते हैं ये रिडक्शन है? मुझे बताओ, आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या दोनों है? क्या इसे मैं एक रेडॉक्स रिएक्शन कह दूं? बोलो भाई। लेकिन ऐसी रिएक्शन, ऐसी, मैं चैप्टर के लास्ट में सारे थ्योरी वाले नाम लिखवाऊंगा, अभी बता देता हूं। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो, एक ही एटम का रिडक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन, डिसप्रपोर्शनेशन। लिखिएगा केस नंबर 3, व्हेन सिंगल एटम ऑक्सीडाइज as well as reduce, when single atom oxidize as well as reduce, when single atom oxidize as well as reduce, when single atom oxidize as well as reduce। नीचे लिखना केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। बोर्ड पे स्पेलिंग लिखी है डिसप्रपोर्शनेशन। नीचे लिखना केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। मुझे पता है बच्चों को डिसप्रपोर्शनेशन लिखने में दिक्कत आती है, इसीलिए इसे मैं कई बार कहता हूं डिस्पो। क्या कहूंगा? डिस्पो बेटा, चलेगा। लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। बोले तो डिस्पो, यानी कि एक ही एटम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और एक ही एटम का क्या होगा? रिडक्शन। याद रखिएगा, अलग अलग नहीं, एक ही एटम। इज दिस क्लियर? ऐसे केसेस को हम लोग कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। अंत में सारे नाम लिखाऊंगा, अभी दिमाग में सेव करना, इसे कहते हैं। अब इसका इनफैक्टर कैसे निकाले? एक ऑक्सीडाइज हो रहा है मेरे बच्चे और एक रिड्यूस हो रहा है। इसका इनफैक्टर निकालने का एक बेहतरीन फॉर्मूला है। क्या? जरा सुनिएगा। इमेजिन करते हैं, बोर्ड पे आ जाओ सब लोग। अब इमेजिन करते हैं ये जो ऑक्सीडेशन है, यहां जो इनफैक्टर का चेंज हुआ उसे कह दो n1। क्या कह दूं? और यहां जो चेंज हो रहा उसे कह दो n2। चलेगा? अब बताओ, यहां पे एक ए है कि 2 ए? और एक एक कहां से कहां गया? 0 से एक ए पे, तो 2 ए पे, एक ए पे। अब यहां हाथ दिखा रहा हूं बेटा, एक ए पे, 0 से माने से 3 का चेंज ना। एक ए पे, तो 2 ए पे, इसे कहूंगा n1, इसे कहूंगा n2। और ऐसे कंपाउंड का n फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है n1 into n2 अपॉन n1 प्लस n2। क्या सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे? n1 रखो, n2 रखो और वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट में स्टैंडर्ड एग्जांपल लिखो और फिर कुछ एक सवाल देता हूं। हाँ, ये आया कैसे ये अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, नहीं समझ पाओगे तुरंत। अभी इस फॉर्मूले को याद रख लेना। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर निकालेंगे और फिर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। ये फॉर्मूला आया कहां से? इसके पीछे रीजन है कुछ इक्विवेलेंट वेट की कहानी। वो ना समझो, अभी ये फॉर्मूला याद कर लो तो भी बराबर इफेक्ट आएगा। आपके सामने कुछ एक रियल एग्जांपल दे रहा हूं और आपको बताना है एन फैक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल। लिखें, कैलकुलेट एन फैक्टर
ऑफ मॉलिक्यूल, कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको इन मॉलिक्यूल्स का एन फैक्टर बताना है और गिवन है रिएक्शन। सबसे पहले सवाल में H2O2 का कन्वर्जन होके बन रहा H2O प्लस O2, दूसरे सवाल में I2 से बन रहा है I माइनस प्लस IO3 माइनस। सबसे पहले केस को पहचानिए और फिर एन फैक्टर बताइए। थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए एक नीचे केस और दे देता हूं ताकि आप गलत करें। H2O2 से लिख रहा हूं मैं यहां पे O2, H2O2 से लिख रहा हूं मैं यहां पे O2। सर हमें क्या बताना है? एन फैक्टर। सर किसका बताना है? लेफ्ट हैंड साइड वाले का। सर कैसे बताना है? केस पहचानो, रूल लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। केस पहचानो, रूल लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। पहली रिएक्शन H2O2 से बना H2O प्लस O2। मुझे बताइए ऑक्सीजन पे मेरे प्यारे बच्चों क्या चार्ज -1 है? मुझे बताओ क्या यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 है? अरे सबसे पहले मॉलिक्यूल मिलते ही आपका फर्ज बनता है सब पे चार्ज तो लिखो यार, चार्ज ही नहीं लिख रहे हो आप। मुझे बताओ कि ऑक्सीजन पे चार्ज 0 है। मुझे बताओ क्या -1 से -2 रिडक्शन है। मुझे बताओ क्या -1 से 0 ऑक्सीडेशन है। तो बताओ एक ही एटम का, देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे, सीख लो अगला वाला करना प्लीज, एक और सीख लो। एक नहीं बना दूसरा सीखो, दूसरा नहीं बना तीसरा सीखो। अरे 10वें में तो सीखोगे भाई, पर जो नहीं देख रहा वही नहीं सीखेगा। सीखना। आइए मुझे बताओ क्या ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ? क्या ऑक्सीजन के यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ? तो बताओ ये केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2 है कि केस नंबर 3 है? तो क्या मैं N1 N2 निकाल लूं? बोलो N1, पहले बोलो फिर लिखना। N1 कितना? एक ऑक्सीजन पे, एक -1 से -2, एक का चेंज, एक ऑक्सीजन पे तो 2 ऑक्सीजन पे। मैं 2 इसके लिए भी गिनूंगा और 2 इसके लिए भी गिनूंगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा? एक ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे, इसमें भी एक का चेंज। अच्छा -1 से 0 2 का चेंज। फिर वही पूछ रहा हूं इसमें कितने का चेंज था? एक ऑक्सीजन पे। फिर शुरू से एक ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे, दिख रहा है क्या? यहां पे भी एक ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन पे, यहां एक ऑक्सीजन पे, एक है कि 2 है? तो 2 ऑक्सीजन पे, यानी N1 भी कितना है? 2 और N2 भी कितना है? 2। N1 भी कितना है? 2, N2 भी कितना है? 2। क्या हर बच्चा एन फैक्टर निकाल लेगा? फॉर्मूला बोलो N1 into N2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू कितनी है? 2। N2 की वैल्यू 2। 2 प्लस 2 एंड आंसर इज 1। आज H2O2 का एन फैक्टर कितना आया? 1। एन फैक्टर कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये सिचुएशन बेस्ड होता है, ये रिएक्शन बेस्ड होता है, ये समय के साथ, रिएक्शन के साथ बदल सकता है। अगर सीख पाए हैं तो दूसरा वाला खुद से ट्राई करें। I2 से बन रहा I माइनस और IO3 माइनस। सबसे पहले सबका चार्ज लिख लो, कहानी आसान हो जाएगी। I2 के आयोडीन पे कितना है? 0। I माइनस पे कितना है? -1 और यहां कितना है? +5। तो 0 से -1 सर ये क्या है? रिडक्शन। 0 से +5 सर ये क्या है? ऑक्सीडेशन। लिखो N1, लिखो N2। केस पहचानिए, रूल लगाइए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। कितना आसान है जीवन, बस जीते जाइए। कर लिया होगा? चलो बताओ कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड। पूरी क्लास नहीं गिन पाई गिनती बेटा? गिनती गिनने का काम चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से, गिनती गिनने का काम। एक आयोडीन पे एक का चेंज तो 2 आयोडीन पे 2 का चेंज। नीचे में एक आयोडीन पे 5 का चेंज तो 2 आयोडीन पे 10 का चेंज। डन। बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है कि दोनों है? 1 है कि 2 है कि 3 है? क्या यही डिस्पो है? क्या यही डिस्पो है? क्या सबको इनफैक्टर का रूल याद है? बोलो इनफैक्टर का रूल N1 into N2 अपॉन N1 प्लस N2। बेहतरीन बन गया क्या?
10 इंटू 2 अपॉन 10 प्लस 2 20/12 4 पंचे 20 4 तिहाई 12 बोलो ना। नहीं समझे? अगला वाला आपको गलत कराने के लिए दिया है। केस पहचानो, केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2 है कि केस नंबर 3 है? क्या बात है, बेहतरीन। कितने बच्चों ने पहचान लिया 1 है? समझ गए क्या? क्यों? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? क्या यहाँ पे चार्ज -1 है और यहाँ पे 0? -1 से 0 ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सर ने इसका पूछा लेफ्ट हैंड साइड वाले का, ठीक है ना? अरे ठीक है, बोलो जिसका पूछा उसका ए, ऑलरेडी 1 मोल है, 1 ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन पे। आज बोलो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। ऊपर कितना है? 1। बोलो एन फैक्टर कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट है क्या? ना, ये सिचुएशन बेस्ड है, ये कंडीशन बेस्ड है। इज दिस क्लियर? जैसी परिस्थिति वैसा हमारा कंसेप्ट, वैसा एन फैक्टर आएगा। बोलो चलेगा? कितने केस हो चुके हैं? 3। आओ चलते नेक्स्ट एंड द मोस्ट टिपिकल केस, दैट इज द केस नंबर 4। मुझे पूरी क्लास का पूरा ध्यान चाहिए, आधे से 45 मिनट तक ये किस्सा आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। केस नंबर 4। अब प्यारे बच्चों, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन हो गया, एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन, एक ही एटम का रिडक्शन हो गया। अब क्या होगा? कुछ एटम का ऑक्सीडेशन होगा और कुछ अलग एटम का रिडक्शन होगा। दैट इज द केस ऑफ प्योर रेडॉक्स। दैट इज द केस ऑफ, लिखिएगा कॉपी में नेक्स्ट पॉइंट, केस नंबर 4, दैट इज द केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। अपने आप से पूछ लो, हम क्या निकाल रहे? फोर्स की मोमेंटम। अपने आप से पूछ लो, हम क्या निकाल रहे? हम एन फैक्टर क्यों निकाल रहे? इक्विवेलेंट वेट क्यों निकाल रहे? क्या हमें एन फैक्टर निकालना पड़ेगा? अब रेडॉक्स रिएक्शन में भी 2 केस आते हैं। सबसे पहला केस होता है जब रिएक्शन गिवन ना हो, so that is the case of redox reactions. केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। अपने आप से पूछ लो, हम क्या निकाल रहे? फोर्स की मोमेंटम। अपने आप से पूछ लो, हम क्या निकाल रहे? हम एन फैक्टर क्यों निकाल रहे? इक्विवेलेंट वेट क्यों निकाल रहे? क्या हमें एन फैक्टर निकालना पड़ेगा? अब रेडॉक्स रिएक्शन में भी 2 केस आते हैं। सबसे पहला केस होता है जब रिएक्शन गिवन ना हो। अगर कभी रिएक्शन ना हो तो एन फैक्टर कैसे निकालें? और दूसरा केस होता है जब रिएक्शन गिवन हो। अगर कभी रिएक्शन गिवन हो तो एन फैक्टर कैसे निकालें? रिएक्शन गिवन ना हो तो एन फैक्टर कैसे निकालें? यहां 2 सिचुएशन है। कहानी शुरू करने के पहले एक चीज को समझना पड़ेगा। अभी तक आप किसी मॉलिक्यूल का एन फैक्टर निकालते थे, आप H2O2 का निकालते थे, आप I2 का निकालते थे, आप मॉलिक्यूल का निकालते थे, लेकिन अब किसी मॉलिक्यूल का नहीं, पहले किसका निकाल रहे हो? रिएक्शन का। किसका निकाल रहे हो? अब हम एन फैक्टर रिएक्शन का निकाल रहे हैं, इसे समझिएगा। और अगले कुछ मिनटों तक आप इस काबिल हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आपके सामने कोई रिएक्शन हो, आप उसका एन फैक्टर बता देंगे। आपके सामने कोई मॉलिक्यूल हो, आप उसका एन फैक्टर बता देंगे। आपके सामने रेडॉक्स हो, आप उसका एन फैक्टर बता देंगे। आपके सामने नॉन रेडॉक्स हो, आप उसका एन फैक्टर बता देंगे। अरे आपके सामने कोई मॉलिक्यूल हो और मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम हो, एटम का भी एन फैक्टर बता देंगे। अरे हेलो, रिएक्शन का इनफैक्टर, मॉलिक्यूल का इनफैक्टर, मॉलिक्यूल के अंदर बैठे एटम का इनफैक्टर। अरे बोलो ना यार, यही पूरी इनफैक्टर की कहानी हम सीख रहे हैं। अब हम आ चुके हैं केस ऑफ रेडॉक्स में। याद रखना, अब हम पहले किसका इनफैक्टर निकालेंगे? रिएक्शन का। अरे डन। कितनी सिचुएशन होंगी? 2। लिखते चलना साथ में। तो केस नंबर 4 का भी केस नंबर 1 हो सकता है रिएक्शन नॉट गिवन। अगर कभी रिएक्शन गिवन नहीं है तो प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल सा रूल है कि आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन लिखना, रिएक्शन लिखना, बैलेंस करना, बैलेंस करना। और अगर आप रिएक्शन को लिख लेते हैं और बैलेंस भी कर लेते हैं, फिर आपको चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होते हैं दुनिया वालों, वही एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा।
एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, वो कहता है सर, क्या कहता है? सर आपने कहा कि रिएक्शन ना दी होगी तो रिएक्शन लिखना, उसे बैलेंस करना। सर मुझे तो बैलेंसिंग नहीं आती, मुझे तो बैलेंसिंग। अरे बोलो भाई, हाँ बेटा मैं आपको बैलेंसिंग भी सिखा। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, वो इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होते हैं दुनिया वालों, वही एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, वो कहता है सर, क्या कहता है? सर आपने कहा कि रिएक्शन ना दी होगी तो रिएक्शन लिखना, उसे बैलेंस करना। सर मुझे तो बैलेंसिंग नहीं आती, मुझे तो बैलेंसिंग। अरे बोलो भाई, हाँ बेटा मैं आपको बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा, जब इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में आऊंगा बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा। अभी ऐसा सोचना, अगर आपको बैलेंसिंग आती तो क्या करते? अगर मैं इस केस को छोड़ दूंगा बैलेंसिंग सिखाने के बाद तो फिर चैप्टर मिक्सअप सा हो जाएगा। जब हम इनफैक्टर की बातें कर रहे हैं तो सारी इनफैक्टर कहानी यही निपटा देना यार। अरे बोलो भाई, हाँ जब बैलेंसिंग सीख जाना तो इसके सवाल कर लेना। अभी सवाल नहीं, लेकिन ये तो सोच सकते हो ना, करूंगा तो ऐसे ही करूंगा, जब समय आएगा तो उस दिन कर लेना। अरे डन। जब हम निकालेंगे किसी भी रिएक्शन का इनफैक्टर मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एक छोटे से उदाहरण से समझा रहा हूं, सब लोग बोर्ड में जुड़िएगा। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का एक रूल होगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा उस रिएक्शन में से ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, फिर लिखना पड़ता है रिडक्शन वाली रिएक्शन। उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं, जिंक से बना जिंक 2++, जिंक से बना जिंक 2+, और रिडक्शन रिएक्शन में आपके सामने लिख रहा हूं कॉपर 2+ से बना कॉपर। अरे मान लो, अरे मान लो, बताओ पहली वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? नीचे वाली? आगे चल के समझाऊंगा कि जब हम रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं तो हम एटम की भी बैलेंसिंग करते हैं और साथ में हम चार्ज की भी बैलेंसिंग करते हैं। जैसा मैंने आपसे आज से कुछ दिनों पहले बोला था कि जब भी हमें चार्ज लिखना होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन लिखना होता है, उसका एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है, जितने का चेंज उतने इलेक्ट्रॉन। जितने का चेंज। सर चेंज क्या पैसे चेंज की बात कर रहे हो? ना बेटे, मैं ऑक्सीडेशन नंबर चेंज की बात कर रहा हूं। जितने का चेंज। मुझे बताओ पहली वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? ध्यान भटका सवाल नहीं बनेगा। पहली वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? हर मिनट ध्यान से सुनना पड़ता है, खुद को सिखाना होता तो कहीं जाके सीख पाते हैं भाई, ध्यान तो सबका भटकता है। पहली वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन है रिडक्शन? इलेक्ट्रॉन उधर की इधर, उधर की इधर, ऑक्सीडेशन उधर, ओ उधर याद है? बोलो कितने का चेंज है? यहाँ 0 से +2। क्या मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं चलेगा? यहाँ कितना चार्ज है? +2। यहाँ कितना चार्ज है? 0। कितने का चेंज? 2 का। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। जब आप रिएक्शन को लिखेंगे, उसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने का एक नियम होगा। चार्ज को बैलेंस करना, एटम को बैलेंस करना, और फिर अंत में दोनों को जोड़ना होगा। हेलो। जब मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा तो 3 स्टेप सिखाऊंगा। तोड़ो, बैलेंस, जोड़ो। क्या बोलूंगा? तोड़ो, बैलेंस। तो अगला स्टेप क्या होगा? जोड़ो। तो जोड़ने का एक नियम होता है कि इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होना। कैंसल आउट होना समझते हैं? जब आप इन दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो नियम है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होने। इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर है तो कैंसल आउट होगा। कई बार ऐसा भी होगा, यहां लिखा होगा 2, यहां होगा 1। अब बताओ ये कैंसल आउट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो मुझे इस रिएक्शन को अपने से ही 2 से मल्टीप्लाई करना। बोलो डन। आज अभी कोई समस्या नहीं है। मुझे बताओ जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो रहे हैं? बोलो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट? ये जो इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो रहे हैं लाला, यही कहलाएगा उसका एन फैक्ट। किसका एन फैक्टर? आपका कि मेरा? मॉलिक्यूल का नहीं, एटम का नहीं, रिएक्शन का। इज दिस क्लियर? लिख लो जरा। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर रिएक्शन गिवन नहीं हो तो खुद से लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना, जितना इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होंगे वही उसका इन्फेक्टर माना। लेकिन कभी कभी किस्मत साथ देती है, कभी कभी किस्मत तुक्का लगा के और भी वो भी सही हो जाता है। अरे बोलो ना। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल आएगा कि रिएक्शन गिवन होगी, अरे फिर क्या चाहिए सर? फिर तो बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है।
बढ़िया अच्छे से लिखो सजा सजा के। 7 रंग के पेन लाया करो। धीरे धीरे लिखो, खूब आराम से लिखो, बढ़िया सुंदर है। कर्सिव में है ना, लिखो, पेंटिंग वेंटिंग भी कर दो उसमें। खूब धीरे लिखो, एक दिन में एक अक्षर ऐसे लिखो। हो गया बेटा? खूब आराम से लिखते, बहुत वेरी गुड, ऐसे लिखा करिए। एक काम करो ना, एक बार राफ में करो, फिर घर जाके फिर फेयर करो, फिर वो कॉपी बेकार हो जाए, कल फिर करो। ठीक है? आइए, बढ़ूं आगे? मेरी बात नहीं मानोगे है ना? अच्छा, थोड़ा जल्दी लिखो। मुझे बताओ यहाँ रिएक्शन कितना इनफैक्टर है? दो। हाँ या ना? लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब रिएक्शन गिवन होगी, बोलो हाँ या ना। लिख लेना उसी की सब हेडिंग, व्हेन रिएक्शन इज गिवन। अगर कभी रिएक्शन गिवन है सर, तब क्या करेंगे? इफ रिएक्शन इज गिवन। अगर रिएक्शन गिवन है तो पहले तो थैंक्स बोलेंगे, थैंक यू, है ना। अब रिएक्शन अगर गिवन है, भाई मैनर्स अपने होने चाहिए, है ना, मैनर्स जरूरी है। रिएक्शन यो थैंक यू, हाँ या ना। अब क्या करना है? या तो ऑक्सीडेशन हाफ, क्या बोला सर ने? या तो, समझाता हूं, पहले लिख लो। या तो ऑक्सीडेशन हाफ, या तो रिडक्शन हाफ। या तो ऑक्सीडेशन हाफ, या तो रिडक्शन हाफ से टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। से टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, वही एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन होगा। वही एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन होगा। आओ, इस कंसेप्ट को आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक रिएक्शन है, वही अपनी अमोनिया की फैक्ट्री। सर फैक्ट्री बंद हो गई, दूसरी कब खुलवाओगे? खुलवाएंगे बेटा। अगले चैप्टर में हम लोग एक 720 सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन पिएंगे 720 में, 720 आएंगे, सब पढ़ने का झंझट खत्म। ऐसा ही अच्छी चीज है सर, वही वाला पहले नहीं पढ़ लेते सर। आइए, खैर, अपने सामने एक रिएक्शन है, N2 + 3H2 से बना 2NH3, मान लो। अब ये रिएक्शन है, सबका ध्यान, अब कुछ सिखा रहा हूं, अब बोर्ड पे आ जाओ, है ना। कंसेप्ट रूल बनाओ ना, थ्योरी साथ में लिखना है, साथ में कंसेप्ट पहले, बाद में न्यूमेरिकल, जितना समय दे उतने में। जब सर कहें बोर्ड पे तो सबका ध्यान, सिंपल सा मंत्र है, याद कर लोगे। थ्योरी साथ में समझना भी है, पढ़ना भी, हाँ या ना। कंसेप्ट पहले, बाद में। अब कंसेप्ट तो पहले क्या करोगे? सबकी नजरें बोर्ड पे आ गए? चलो आ जाओ बोर्ड पे। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज? जीरो। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज? जीरो। अमोनिया के नाइट्रोजन पे -3। हाइड्रोजन पे, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन का क्या हुआ? रिडक्शन। हाइड्रोजन का क्या हुआ? क्या रिडक्शन भी हो रहा है? यस। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है? यस। क्या ये रेडॉक्स है? यस। क्या केस नंबर 4 है? यस। क्या मैन्युफैक्चर निकाल रहे हैं? यस। क्या रिएक्शन गिवन है? यस। क्या रूल लगा लोगे? यस। या तो ऑक्सीडेशन, या तो रिडक्शन। हाफ का मतलब, हाफ का मतलब, बोलो ऑक्सीडेशन हाफ, ये होगा आधा ऑक्सीडेशन आधा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन वाली रिएक्शन डन। चलो बताओ मैं किससे निकालूं? जो आपका हो, ऑक्सीडेशन हाफ से निकालूं कि रिडक्शन हाफ से? चलो छोड़ो, मैं सबसे पहले रिडक्शन हाफ से निकाल लेता हूं। ठीक प्यारे बच्चों, मुझे बताओ नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? कितना है? और यहां कितना है? सर ने क्या लिखा है? टोटल चेंज। चलेगा? जब रिएक्शन गिवन है तो मुझे टोटल देखना है। क्या देखना है? टोटल। उदाहरण के तौर पे यहां कुल कितने नाइट्रोजन है? दो। एक नाइट्रोजन पे तो दो नाइट्रोजन पे, यानी रिडक्शन हाफ से कितने का चेंज आया? 6 का। यानी रिडक्शन हाफ की मदद से मैं जान पाया कि रिएक्शन का इनफैक्टर होना चाहिए 6। मत मानो मेरी बात, एक बार ऑक्सीडेशन हाफ से वेरीफाई कर लो। डन। आओ, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज? यहां पे, यहां पे, यहां पे। एक हाइड्रोजन पे कुल कितने हाइड्रोजन है? जब रिएक्शन का इनफैक्टर निकालोगे तो जो नंबर लिखा होगा, क्योंकि रिएक्शन गिवन है उसकी बात चल रही, उस पूरे को गिनना पड़ेगा। जब मॉलिक्यूल का निकालना होगा तो जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक मोल देखो। लेकिन जब रिएक्शन का निकालना है तो टोटल चेंज देखना है, उसमें सारे एटम को गिनना पड़ेगा। कुल कितने हाइड्रोजन है? 6।
एक हाइड्रोजन पे एक का चेंज, तो 6 हाइड्रोजन पे 6 का चेंज। बोलो कितना आया? 6। या तो ऑक्सीडेशन हाफ से, या तो रिडक्शन, रिडक्शन से कितना आया था? 6। ऑक्सीडेशन से कितना आया? 6। बोलो व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ रिएक्शन? कितना होगा? 6। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? क्या कहता है? सर चलो मान लिया, सर चलो मैं भी कर लूंगा मान लिया। सर ये बताओ रिएक्शन का फैक्टर निकालते क्यों है? रिएक्शन का फैक्टर आप जान के हैरान हो जाएंगे अगर कभी आपको रिएक्शन का फैक्टर पता हो। अगर कभी आपको रिएक्शन का फैक्टर, बेटा सुनो सुनो, रिएक्शन का फैक्टर, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का फैक्टर बता सकते हो। हैं? बताऊं कैसे? बताऊं कैसे? पहले मुझे बताओ, अगर मैं नाइट्रोजन का पूछता तो कितने बच्चे बता देते? केवल नाइट्रोजन का फैक्टर, रिएक्शन का नहीं, नाइट्रोजन का कितने बच्चे बता देते? अब रूल क्या लगाओगे? जिसका पूछा एक नाइट्रोजन पे, दो नाइट्रोजन पे, कर लोगे? अगर मैंने आपसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का पूछा होता इनफैक्ट कितना बताते? 6। और शायद मैंने कल आपको ऐसा सवाल भी कराया था जब मैंने नाइट्रोजन अमोनिया लिख के आपसे नाइट्रोजन का पूछा था। बोलो भाई, कितने बच्चे मुझे हाइड्रोजन का बता देते? अगर केवल हाइड्रोजन पूछता बता दोगे क्या? रूल लगाओ, जिसका पूछा उसका। यहाँ कितने मोल लिखे हैं? लेकिन देखना केवल, बोलो एक हाइड्रोजन पे एक का चेन, तो 2 हाइड्रोजन पे। बोलो हाइड्रोजन का फैक्टर कितना आता? 2। क्या आप ऐसे करना चाहोगे या एक और जानदार तरीका बता दूं? बता दूं क्या? अगर आपको रिएक्शन का फैक्टर पता है, रिएक्शन का फैक्टर, आप जिस भी मॉलिक्यूल का निकालना चाहते हैं फैक्टर, आप उसकी स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर दो, आपको एन फैक्टर ऑफ दैट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। एन फैक्टर ऑफ दैट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। एन फैक्टर ऑफ दैट मॉलिक्यूल मिल। बोलो नाइट्रोजन की स्टोइशियोमेट्री 6/1, 6। अरे हाँ या ना? हाइड्रोजन का स्टोइशियोमेट्री 6/3, 2 ही तो बताया था आपने। अरे बोलो, यानी रिएक्शन के फैक्टर पता चलेगा तो किसी भी मॉलिक्यूल का बताया जा सकता है, बस उसकी स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करना। बोलो मैंने क्या बोला, रिपीट करो। सुनते नहीं तो कहां से बोलोगे? फोकस ही नहीं शब्दों पे, ध्यान ही नहीं, सीखने की इच्छा ही नहीं, कहां से बोलोगे? अगर हमें रिएक्शन का फैक्टर पता हो और मुझे किसी भी मॉलिक्यूल का फैक्टर निकालना हो, पहले इमेजिन करो रिएक्शन का पता है, मॉलिक्यूल का नहीं, शब्दों के साथ चित्र बनता चले ना। अगर मुझे रिएक्शन का फैक्टर और किसी भी मॉलिक्यूल का तो इजिली निकाला जा, बस उसकी स्टोइशियोमेट्री से कर दो, दन से मॉलिक्यूल का फैक्टर निकल। ये तब जब रिएक्शन बैलेंस गिवन हो। बोलो डन। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से। आइए एक छोटे से सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। अरे कोई मुझे अमोनिया का फैक्टर बता पाएगा क्या? बोलो कितना? अमोनिया का, अमोनिया का। अब ना केस नंबर 1 चलता, ना केस नंबर 2 चलता, ना केस नंबर 3 चलता, केवल ऐसे ही एन फैक्टर निकाला जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको समझ में ना आएगा क्या रूल लगाएं, उस समय केवल यही तरीका बचाएगा। आज अमोनिया का दंड से बता पा रहे हो कितना है मेरे बच्चे? 3। 6/2 3, बोलो हाँ या ना? केस नंबर 1 हो सकता है क्या? नाइट्रोजन -3 कहां से आ रहा है? 0 से। हाइड्रोजन +1 कहां से आ रहा है? 0 से। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा। ये डिस्पो नहीं है, ये केस नंबर 1 नहीं है, ये केस नंबर 2 नहीं है। उस केस में रिएक्शन के फैक्टर से ही समझ में आएगा। अरे बोलो डन। एक रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूं, CH4 प्लस O2 से बना CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देता हूं, इस रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देता हूं और आपसे मैं पूछ रहा हूं सर क्या? नंबर 1, एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन बताना है। नंबर 2, एन फैक्टर ऑफ CH4 बताना है। नंबर 3, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH4 बताना है। नंबर 4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 बताना है। सभी बच्चों को आंसर बताना है। चलो 3 ही पार्ट कर लो वरना तुक्का लगाने लगोगे 4 पार्ट देखते ही।
सबसे पहले पहचानो ये रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं है। सबसे पहले सभी एटम का चार्ज लिखिए, तब तो पहचानेंगे रेडॉक्स है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने रिवीजन किया है फटाफट चार्ज लिखना। ये स्पीड आना ही मैं समझ जाता हूं बच्चे ने सीखना शुरू किया। यहां आते आते हर बच्चा सीखना शुरू कर देता है। कार्बन पे कितना चार्ज? -4। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज? +1। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? 0। कार्बन पे कितना? +4। हाइड्रोजन पे कितना? +1। ऑक्सीजन पे कितना? -2। आओ चेक करें ये रेडॉक्स है कि नहीं है। कार्बन -4 से गया +4। ये क्या हो गया जीवन में? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 से कहां चला गया? ऑक्सीजन 0 से कहां चला गया? ऑक्सीजन 0 से कहां चला गया? बोलो जीवन में क्या हो गया? बोलो ये रेडॉक्स है कि नहीं है? बोलो क्या इन फैक्टर ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे? बोलो ऑक्सीडेशन हाफ से निकालोगे कि रिडक्शन हाफ से, या किसी से भी? सर ने याद तो लिखा था, याद तो का मतलब समझते हो ना? याद तो इससे, याद तो उससे। अरे हेलो, जो समझ में आए कुछ तो समझ में आएगा। मैं तो दोनों से निकाल के बताऊंगा वही है कि नहीं। आओ साहब देखते हैं कार्बन पे कितने का चेंज है। कितने कार्बन है? तो एक कार्बन पे एन फैक्टर कितना होना चाहिए? भाई हाइड्रोजन पे तो कोई चेंज है ही नहीं ना। अरे बोलो, जरा एक बार ऑक्सीजन से निकाल के देख लो। रुको रुको, सब लोग बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ। ऑक्सीजन निकालो। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? कितना चार्ज है? और वहां कितना है? यहां की वहां की दोनों जगह कुल कितने ऑक्सीजन है? कितने हैं? हाँ, अब टोटल देखना बस, याद रखना, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे 2 का चेंज, 4 ऑक्सीजन पे। चाहे निकालो इससे, चाहे निकालो। एन फैक्टर कितना आया? 8। व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन? 8। क्या एन फैक्टर आते ही खटखट सब आ जाएगा? सॉल्व करो जल्दी से। व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन? सर रिएक्शन का एन फैक्टर आ चुका है 8। बोलो डन। क्या कोई मुझे एन फैक्टर ऑफ CH4 बता पाएगा? कितना? रिएक्शन के एन फैक्टर को उसकी स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर दो, आपको उस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर मिल जाएगा। सो व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ CH4? बेहतरीन। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH4? मॉलिक्यूलर वेट बटे 8। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 12 4 16, 16 बटे 8, 8 दूना 16। बोलो डन। बढ़ू आगे। ये सब काम आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब गिब्स फ्री एनर्जी, ई सेल, ये सब आएगा। ठीक है। तभी तो मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कह दूं, रेडॉक्स एक फिलर चैप्टर का काम करता है। ये शुरू होके खत्म नहीं होता, ये केवल नींव छोड़ के चला जाता है, फिर बाकी चैप्टर में फिर लौट लौट के आता है, फिर कहीं जाके चैप्टर पूरा शानदार होता है। चलेगा। ये थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा चलता है। कारण आईओसी, कारण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कारण आयोनिक, कारण प्रैक्टिकल, हर चैप्टर में फिर देखने को मिलता है। दिस इज द नेचर ऑफ दिस चैप्टर। चलेगा? बोलो बेटा चलेगा। बढ़ू आगे। बोलो बेटा। गिनना टोटल है ना। यहां कुल कितने ऑक्सीजन गिनो। यहां भी कितने हैं? दो, दो, दो। टोटल तो चेंज वही आएगा ना। चलेगा? अरे चलेगा। तो 4 ऑक्सीजन पे कितने का चेंज? 8 का। इसलिए फैक्टर कितना बताया? 8। अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है उसके पहले। अरे सुनो ना, आप क्या निकालना सीख रहे हो? आधे भूल गए। क्या निकालना सीख रहे हो? क्यों? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बोलो। क्या हर बच्चा फैक्टर निकाल लेगा? अगर होगा नॉन रेडॉक्स निकाल लोगे, अगर होगा रेडॉक्स निकाल लोगे। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। बोलो डैड। ये पूरी कहानी थी रेडॉक्स एंड नॉन रेडॉक्स की। चलेगा? चलेगा। अब प्यारे बच्चों, हम चलते हैं फिर से अपने शुरुआती टॉपिक में। सुनो, हम क्या निकालने चले थे? कितने तरीके? एक था, एक था। इन फैक्टर कितने तरीके? एक था नॉन रेडॉक्स। ये हो गया, ये हो गया। बोलो हाँ या ना।
लेकिन अभी ये बचा है। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिकल मेथड। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिकल मेथड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। एक लाइन लिखो फिर समझाता हूं, ठीक। आज से कई साल पहले जब लोगों को ये इनफैक्टर वगैरह नहीं पता था, ये मेथड, ये पद्धति नहीं पता था, तो वो लोग इक्विवेलेंट वेट को अलग तरीके से देखते थे। उनके हिसाब से इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? किसी के समतुल्य। जैसे आप कहते हो ना, अरे तुम्हारे बिहार बोर्ड में 80 आए, सीबीएसई के 90 के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? अरे तुम तो हमारे बबलू के इक्विवेलेंट हो। क्या मतलब है इक्विवेलेंट का? उसके इक्वल, हाँ या ना? तो जब आपसे कहा जा रहा है इक्विवेलेंट वेट, मतलब ये कोई ऐसा वेट है जो किसी के इक्विवेलेंट है? अरे बोलो। सब्जी की दुकान को है, उसने 1 किलो का वॉट ना रख के उसने पत्थर रख दिया, और आपने कहा व्हाई दिस पत्थर? उसने बोला बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 kg। क्या मतलब है इक्विवेलेंट का? उसके समतुल्य। अरे हाँ या ना? पढ़ा लिखा था सब्जी वाला, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं क्या? नीट की तैयारी करता था। खैर प्यारे बच्चों, हम अब क्या निकालने वाले हैं? इक्विवेलेंट वेट। लेकिन अब हमारा तरीका अलग है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे आप किसी भी दवाई या किसी भी मर्ज की दवाई लिखते हैं, तो एलोपैथी का तरीका अलग है, होम्योपैथी का तरीका अलग है, आयुर्वेदा का तरीका। काम एक ही कर रहे हैं, मर्ज का इलाज। मर्ज समझते हैं बच्चों? काम एक ही कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन, लेकिन अब हमारा तरीका होम्योपैथी मतलब अलग है। अरे हाँ या ना? आज से कई साल पहले लोगों को ऐसा लगता था, जानते हो क्या? लिखो कॉपी में, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। मैसेज वाली इंग्लिश में लिखवाऊं कि इंग्लिश में? इक्विवेलेंट वेट वो वाला वेट, इक्विवेलेंट वेट वो वाला वेट। सर कौन वाला? वो वाला। इक्विवेलेंट वेट वो वाला वेट जो किसी दूसरे सब्सटेंस, जो किसी दूसरे सब्सटेंस, जो किसी दूसरे सब्सटेंस के, जो किसी दूसरे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से रिएक्शन या कंबाइन होता है। किसी दूसरे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से रिएक्शन या कंबाइन होता है, रिएक्शन या कंबाइन होता है। समझाता हूं। आज से कई साल पहले लोगों को लगता था कि जब भी कभी रिएक्शन होती है तो दुनिया में 3 ही प्रकार की चीजें होती हैं, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन। अब सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, कुछ कंसेप्ट है, आ जाओ। मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट वो वाला वेट जो किसी दूसरे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से रिएक्शन या कंबाइन होता है। समझाता हूं। आपके सामने मैंने कितने स्पीशीज लिखी है? 3। इसमें से एक है H2, एक है O2, एक है Cl2। जैसा कि आप सब जानते हैं, नेचर में अक्सर क्या मिलता है? H+। नेचर में अक्सर क्या मिलता है? O-2। और ये कैसे मिलेगा? Cl-। मैं नहीं कहता हूं कि प्रकृति में केवल यही रूप पाया जाता है। उस जमाने में, जिस जमाने में कंसेप्ट बना था, उन्हें ऐसा लगता था कि रिएक्शन अक्सर 3 चीजों से ही होती है, या तो हाइड्रोजन से, या तो क्लोरीन से, या तो ऑक्सीजन से। चलेगा? ये उस जमाने की बात है जब लोगों ने केमिस्ट्री को सुनना समझना शुरू किया था। तो उन्होंने कहा किसी भी सब्सटेंस का वो वाला वेट जो किसी दूसरे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से रिएक्शन कर ले। अब मैंने आपके सामने 3 लिए, धीरे धीरे केमिस्ट्री बड़ी होती गई, 3000 हो गए। पर समझा कितने से रहा हूं? 3 से। तो इमेजिन करते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। मुझे बताओ हाइड्रोजन कहां से बना है? +1 से 0। क्या हर बच्चा एन फैक्टर निकाल लेगा? हाइड्रोजन का एन फैक्टर केस नंबर 1 की केस नंबर 2 की केस नंबर 3? बोलो, कौन सा केस? जिसका पूछा उसको देखो उसका ए। इसका पूछ रहा हूं, इसका पूछ रहा हूं, इसका पूछ रहा हूं, ठीक? अरे ठीक। बोलो कितने हाइड्रोजन है? कहां से आया? +1 से। एक हाइड्रोजन पे, 2 हाइड्रोजन पे। एन फैक्टर बोलो। क्या सबको इक्विवेलेंट वेट याद है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट बोलो, एन फैक्टर बोलो। बोलो कितना? यानी हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? कितना है? कितना है? मान लो मैंने रिएक्शन कराया इस मार्कर का, मान लो। काल्पनिक बात है, राइट? किसकी रिएक्शन कराई है? अरे मेटल है, मान लो। मैंने हाइड्रोजन से कराई। किससे कराई है? तो पता चला इस मार्कर का 10 ग्राम हाइड्रोजन के 1 ग्राम से रिएक्शन कर गया।
मरकर का कितना ग्राम, हाइड्रोजन का, किसी भी सब्सटेंस का वो वाला जो किसी, पक्का, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना आया, मार्कर का कितना ग्राम हाइड्रोजन के 1 ग्राम से रिएक्शन कर गया, यानी मैं कहूंगा अरे मार्कर का 10 ग्राम हाइड्रोजन के 1 ग्राम के इक्विवेलेंट है। और अब वहां से नाम पड़ गया उसका इक्विवेलेंट वेट। क्या नाम पड़ गया, इक्विवेलेंट वेट। समझना, O2 में आओ जरा, क्या हर बच्चा इन फैक्टर निकाल लेगा, बोलो कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन पे, तो 2 ऑक्सीजन पे, क्या इसका इन फैक्टर 4 होगा, क्या हर बच्चा इक्विवेलेंट वेट निकाल लेगा, क्या मॉलिक्यूलर वेट 4 होगा, मॉलिक्यूलर वेट बटे 4 होगा, मॉलिक्यूलर वेट बटे, बोलो कितना, कितना, मान लो, मान लो मैंने मार्कर की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, कुछ नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता है। मैंने कहा ऑक्सीजन ले आओ, क्या ले आओ, अब मैंने मार्कर की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन से, मार्कर की रिएक्शन, अरे हाइपोथेटिकल बातें है ना, कोई मेटल होगा, सोडियम कैल्शियम में मार्कर बोल रहा हूं, ठीक। मैंने मार्कर की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, किससे कराई है, तो पता चला, तो ऑक्सीजन का 2 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम, 8 ग्राम, मान लो जैसे ऑक्सीजन का 8 ग्राम लिया तो पता चला मार्कर का 10 ग्राम रिएक्शन में खर्च हो गया। ये उस जमाने की बात है जब लोगों को मोल नहीं पता होता था, लोग ऐसे ही सोचा करते थे, अच्छा ऑक्सीजन की 8 ग्राम से मार्कर का 10 ग्राम रिएक्शन कर गया, यार मार्कर का 10 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम, बिहार बोर्ड की 80%, सीबीएसई के 100%, समझ पा रहे हो, अरे हाँ या ना। ये पुरानी बात है, अब तो बदल गया है ना, जब से कॉपी लीक का मामला आया था, खैर समझना, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, यानी कि तुल्यांकी, हाँ या ना। आपने कहा अरे सर ऑक्सीजन के 8 ग्राम से मार्कर का 10 ग्राम रिएक्शन कर गया, यानी सर मार्कर का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10। हेलो, मान लो मैंने मार्कर की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, मान लो, और ऑक्सीजन का मैंने लिया 16 ग्राम, कितना ग्राम, और मार्कर का 20 ग्राम खर्च हो गया, ऑक्सीजन का, मार्कर का, ऑक्सीजन का, मार्कर का, सोचो सोचो सोचो, जब बोल रहे हो तो ऐसे ऐसे बोलो नहीं, बचपन जैसे जब बोलते थे पहाड़ा पढ़ते थे कुछ समझ नहीं आता था, सोच के बोलो ना, बचपन में टेबल ऐसे रटते थे ना, मेरे बोलो, वो भी नहीं रटी, खैर, हाँ, तो उसमें लॉजिक नहीं आता था, भाई याद करो जरूरी है, लेकिन अभी सोचना है आपको, ऑक्सीजन का, भूल गया, ऑक्सीजन का, नहीं इमेजिन करोगे तो भूल ही जाओगे, आपके दिमाग में चित्र बन गया, भूल ही नहीं सकते हो, देख लेना, ये मैं से घुमा के क्यों पूछता हूँ, चेक करता हूँ कितने इमेजिन कर रहे हैं, नहीं इमेजिन क्या, भूल जाओगे, आधे भूल गए होंगे, ऑक्सीजन का, ठीक है, मार्कर का, यार ऑक्सीजन का 16 ग्राम, मार्कर का 20 ग्राम, अगर 8 ग्राम होता ऑक्सीजन का तो मार्कर का, मतलब भले इक्विवेलेंट वेट ना हो, वेट कोई भी हो, मैं अपने से इक्विवेलेंट वेट के बराबर सोच सकता हूं, बोलो हाँ या ना, मान लो इस मार्कर की रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं हुई, मान लो, भागे भागे क्लोरीन के पास, है क्लोरीन इधर आओ, हाँ या ना, अब बताओ क्या क्लोरीन का इनफैक्टर बता दोगे, 1 क्लोरीन पे 1 कांचे, 2 क्लोरीन पे, परफेक्ट, क्या इक्विवेलेंट वेट बता दोगे, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन है तो 71, 35 35 70, आधा आधा 71, ठीक है बेटा, क्या मैं कह दूं इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट बटे 2, क्या मैं कह दूं ये होगा 71/2, क्या मैं कह दूं ये होगा 35.5, अरे बोलो ना, केस नंबर 1 हाइड्रोजन रिएक्शन कर गया, कोई समस्या नहीं, केस नंबर 1 नहीं किया तो ऑक्सीजन से, नहीं किया तो क्लोरीन से, नहीं किया किसी और से, उस जमाने में 3 होते थे, अरे डन, आज आप कुछ भी लिख लो, मैंने आज इसका इक्विवेलेंट वेट निकाला, मैं यहाँ पत्थर का लिख देता हूँ, बेटा पत्थर, क्या लिख रहा हूँ, पत्थर बना पत्थर -2 से, बोलो नहीं निकाल लोगे क्या, आप जो लिखो उसका निकाल लेंगे सर, हाँ या ना, पर उस जमाने में कितने एलिमेंट थे, 3, अरे मान लो, अब जो कह रहा हूं सुनिएगा, यानी कि मैं ऐसा कह दूं किसी भी सब्सटेंस का वो वाला जो किसी दूसरे सब्सटेंस इक्विवेलेंट वेट से रिएक्शन या कंबाइन होता, यानी किसी भी सब्सटेंस का वो वाला वेट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम, क्लोरीन के से कंबाइन होता है, वही उसका इक्विवेलेंट वेट कहे, नहीं समझे, पक्का, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दीज 3 सब्सटेंस, पहले इनको लिखो, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है,
सामने क्यों नहीं बैठते? फेस टू फेस दिख जाता कोने से। तो अगर कभी आप इक्विवेलेंट वेट को समझें तो पुरानी किताबें कहा करती थी ये वो वाला वेट है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कंबाइन होता है, जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से और क्लोरीन के 35.5 ग्राम से। एक बच्चा कहीं दूर कोने मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है सर लोगों ने जब ये डेफिनेशन बनाया तो उस समय कोई भविष्यवाणी हुई थी क्या? उनको कैसे पता चला कि वो वाला वेट है जो किसी दूसरे सब्सटेंस के इक्वल वेट से कंबाइन करता है? हाँ या ना? ये उनके मन में आया कहाँ से सर? कैसे पता चल गया? अच्छा, ये सब्जी की दुकान पे पत्थर और किलो के जैसा नहीं है कि 1 किलो का इक्विवेलेंट पत्थर है तो 1 किलो ही होगा। ये केमिस्ट्री की दुनिया है। 8 ग्राम का इक्विवेलेंट 8 ग्राम हो कोई जरूरी नहीं है। मार्कर का 10 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम के इक्वल है। अरे हेलो, क्योंकि यहाँ पे पदार्थ अलग है, नेचर अलग है, सब कुछ अलग है, तो भैया उनका तुल्यांकी या इक्विवेलेंट चीज भी अलग है। तो बच्चे के मन में सवाल ये उफान मार रहा था कि सर ये कैसे सोचा उन्होंने? कैसे बोला कि वो वाला वेट जो किसी दूसरे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से रिएक्शन करे? बोलो हाँ या ना? वो बताता हूं, उसके पहले स्टेटमेंट लिखिएगा। इट मींस इक्विवेलेंट वेट इज दैट वेट। इट मींस इक्विवेलेंट वेट इज दैट वेट। इट मींस इक्विवेलेंट वेट इज दैट वेट which exactly combines or react with which exactly combines or react with or react with 1 gram of hydrogen, 1 gram of hydrogen, comma 8 grams of oxygen, 8 grams of oxygen, comma 35.5 grams of chlorine, 35.5 grams of chlorine, 35.5 grams of chlorine. ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं इक्विवेलेंट वेट क्या है तो बता दोगे? ये कौन सा वेट है? ये जो हाइड्रोजन के किसी 1 ग्राम नहीं, हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के। लेकिन कल जब मैंने रेडॉक्स वाली डेफिनेशन बताई थी उस समय क्या बोला था इक्विवेलेंट वेट क्या है? ये वो वाला वेट है जो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से आता है। बोलो हाँ या ना? अब यही वाली बात है कि मर्ज एक है, मर्ज और मर्ज है इक्विवेलेंट वेट का, लेकिन दो पद्धतियों का नजरिया अलग है। एक पद्धति का नजरिया अलग है और दूसरी पद्धति का नजरिया अलग। रेडॉक्स वाले मेथड ने कहा इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस वाले मेथड ने कहा इन द टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट। बोलो हाँ या ना? अब ये सोचने का समझने का विषय है, सर आखिर ऐसा क्यों सोचा उन्होंने? कैसे उनको पता चला ये वो वाला वेट है जो किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से रिएक्शन करता है? हाँ या ना? उन्होंने कहा इसके पीछे का रीजन है और रीजन है कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कंसेप्ट ऑफ। मैं उस कहानी में फिर से लौटता हूं, लेकिन वो एक सवाल जो हमारे मन में है पहले वो समझा देता हूं। आखिर उन्होंने सोचा कैसे, पहले ये समझा दूं और फिर मैं आपको बताता हूं उसमें सवाल कैसे बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से कई साल पहले कंसेप्ट आया जिसका नाम था कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कंसेप्ट मतलब मेथड, मतलब विधि, मतलब पद्धति। हाँ या ना? यह कंसेप्ट एक लॉ पे आधारित था, एक नियम पे आधारित था जिसका नाम था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। सर ये क्या है? इसे मैं सरल भाषा में, अपनी भाषा में कहूं तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है ये ना सोचो क्या हुआ। क्या कहता है? ये ना सोचो। सर ने कहा दिस प्लस दिस बना दैट, ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो। ये मेथड कहता है ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो क्यों हुआ, ये भी ना सोचो। सर ने कहा केमिनोफोर ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन हुई, ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो। ये मेथड कहता है ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो क्यों हुआ, ये ना सोचो कैसे हुआ, ये ना सोचो। तो सर ये कहता क्या है? ये कहता है जो होना है होने दो। क्या कहता है? जो होना है। ये मेथड कहता है मान लो ए और बीबी की रिएक्शन होकर सी सी प्लस डी डी बनता है, मान लो। ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो क्यों हुआ, ये ना सोचो अगर ये हुआ। क्या कहता है वो? क्या हुआ? ये हुआ। ए और बी की रिएक्शन से क्या बना? सी और डी। अगर ये हुआ तो ये लॉ कहता है, ये लॉ कहता है एक बात तो पक्की है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर
हम इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोल बराबर नहीं है, इसका ए मोल है तो इसका बी मोल है तो इसका सी मोल है तो इसका, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट सबके। बोलो डन। ये लॉ कहता है ये ना सोचो, ये ना सोचो क्यों हुआ, ये ना सोचो अगर ये, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर बी बराबर, सुनो 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 बेटा कंसेप्ट चल रहा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर, बोलो डन। समझाता हूं, मैंने कहा N2 प्लस H2, क्या बोला, से बना अमोनिया। हेलो, ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो, ये ना सोचो, बोलो क्या कहता है लॉ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, अब ए ना बोलो बेटा, N2 बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N2 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ग्राम, बोलो डन। मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड, ये ना सोचो, ये ना सोचो, ये ना सोचो अगर ये हुआ, अगर सवाल कह दिया हुआ तो तुम कहना हाँ हुआ, अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हैं क्या, और अगर ये हुआ तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, बोलो डन। कल को मान लो सवाल आया कि K2Cr2O7 की रिएक्शन होती है FeO के साथ, मान लो, ये ना सोचो, ये ना सोचो अगर ये, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस बराबर दिस बराबर दिस बराबर दिस, नहीं समझे, सबका ग्राम इक्विवेलेंट होना इक्वल, यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है, सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, बेटा जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है कौन, इसका फील तो अभी नहीं कराऊंगा, इसका फील मैं कराता हूं आयोनिक में, कहां कराऊंगा, तो अभी इसके फील के पीछे मत जाना, अभी हमने फील किया इस चैप्टर में इक्विवेलेंट वेट को, इक्विवेलेंट वेट को कब किया, यार क्या यार क्या करते हो आप लोग, फील किया कि नहीं किया, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, वो वाला वेट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम, क्लोरीन के, रेडॉक्स वाली डेफिनेशन याद है, अभी इसका मुझसे फील मत पूछना, अभी फॉर्मूला बताऊंगा वो याद करना, ठीक, अरे ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है, वेट तो समझते हो, इक्विवेलेंट वेट भी समझते हो, क्या सबको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, सबकी नजरें बोर्ड पे, नजर मत हटाना प्लीज, क्या ये ग्राम इक्विवेलेंट है, ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो, ये ना सोचो अगर ये, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस बराबर दिस बराबर दिस बराबर दिस, बोलो डन। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या, वेट अपॉन, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, क्या सबकी नजरें बोर्ड पे हैं, मैं आपके सामने लिखता हूं, प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद है क्या, वेट अपॉन, क्या सबको इक्विवेलेंट वेट याद है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, क्या ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, क्या यही मोल है, यानी मैं कह दो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल इनटू एन फैक्टर, सारी ये भी है, एक मिनट, फॉर्मूला ये है कि ये है, इससे क्या निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, सवाल देगा वेट तो ये वाला लगाना, सवाल देगा मोल, क्या निकालने के लिए, उसके लिए एन फैक्टर पता होना, वो निकालना हमें, चाहे हो नॉन रेडॉक्स, चाहे हो रेडॉक्स, चाहे हो केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, याद है, रुको जरा, ये क्या लिखा, अरे सुनो ना, आप लोगों ने कभी न कभी मोलैरिटी का नाम तो सुना होगा, कितनों ने सुना, रेज योर हैंड, मोलैरिटी, मोलैरिटी सुना है क्या, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, हाँ या ना, कौन है मोलैरिटी, ये है कि ये है, सर दोनों का रेशियो है मोलैरिटी, हाँ या ना, क्या ये दोनों का रेशियो मोलैरिटी है, बोलो भाई, क्या मैं इससे मोल निकाल सकता हूं, क्या मोल बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम है, क्या जहां मोल लिखा है, जहां मोल, वहां मैं कह दूं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, बोलो चलेगा, आप सबने कभी नॉर्मेलिटी का नाम सुना होगा, क्या सबको नॉर्मेलिटी का नाम सुना है, हाँ पढ़ोगे, फील की बात नहीं हो रही, बस सुना है बोल रहा हूं मैं, सुना है, सुना है बोल रहे हो क्या, यस सर सुना है, सुना है ना,
मुझे बताओ क्या आपने नॉर्मेलिटी का नाम सुना है? क्या नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है? कितना आसान है, क्या आप सबको मेरा नाम पता है? टेनम में से टी हटाइए, टेनम में से एन बराबर एम इंटू एन फैक्टर लगाइए। अरे हाँ या ना? क्या प्यारे बच्चों ये मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर है? क्या यही दोनों नॉर्मेलिटी है? क्या मैं कह दूं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, बोलो चलेगा? ये कौन है? ग्राम इक्विवेलेंट। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? क्या मैं कह दूं आप सबके सामने ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट? बोलो बोलो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट। फ्रीक्वेंसी याद होती है, वाइब याद होती है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट, मोल इंटू एन, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू नॉर्मेलिटी इंटू, क्या सब के सब ग्राम इक्विवेलेंट है? कैसे मैं ग्राम इक्विवेलेंट कह दूं चलेगा? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, सुनिएगा। आज से कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा इक्विवेलेंट वेट वो वाला वेट है जो किसी दूसरे सब्सटेंस के, किसी दूसरे इक्विवेलेंट वेट से, अरे मर दिमाग पे जोर आएगा, ये वो वाला वेट, बोलो डन। मान लो, क्या बोला मैंने? क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? बस आखिरी पॉइंट सुनिएगा, थक तो नहीं गए बेटा? सुनते सुनते आंखें ऐसे हो रही क्या? हाँ है, नहीं दे रहा है ना? थक गए बेटा? ठीक है ठीक है। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं मेरे पास एक मेटल है एम, मान लो, छोड़ो मार्कर है ये, एम फॉर मार्कर, हाँ या ना? चलेगा? इसकी रिएक्शन मैंने कराई ऑक्सीजन से, किससे कराई है? ये ना सोचो, ये ना सोचो क्यों हुआ बेटा, क्या क्यों कैसे, है ना? ये ना सोचो, ये ना सोचो, ये ना सोचो। अगर ये हुआ तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, डन डन। क्या मैं कह दूं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बोलो चलेगा? क्या मैं कह दूं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बोलो चलेगा? मान लो अभी ग्राम इक्विवेलेंट 1, मान लो, नहीं माने? मान लिया? अच्छा एक मिनट, अगर एक मिनट रफ कर रहा हूं, अगर ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको याद है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, मान लो, यानी कि उसका जो वेट होगा, यानी कि उसका जो, वो इक्विवेलेंट वेट के, हाँ यार मैथ पढ़ना सीख गए आप, हाँ या ना? यानी कि उसका जो, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के, मान लो इन दोनों की रिएक्शन हुई, मान लो इसका ग्राम इक्विवेलेंट 1 है, मान लो इसका ग्राम इक्विवेलेंट भी कितना होगा? इसका 1 है उसका भी 1 होगा, नहीं उसका थोड़ा कम होगा, हल्का सा, हल्का ज्यादा, हल्का ज्यादा। इसका 1 है तो उसका भी क्या, क्या? इसका 2 है तो उसका